विकी लीक से शुरू हुई थी बात, फिर डॉन लीक्स आई, अब एक नई ऑडियो लीक्स आ गई है। मैं जरा मोटी मोटी चीजें, पहले तो ऑडियो लीक्स में एक चीज सामने आ गई कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये शरीफ खानदान का घर का नौकर है। ये जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, थोड़ी सी भी इसमें शर्म और हया हो तो आज रिजाइन कर दे, लेकिन क्योंकि इसमें शर्म और हया नहीं है तो इसको हमें रिजाइन करवाना पड़ेगा। ऑडियो लीक्स में और भी कुछ आ रहा है। अभी आने वाले दिनों में आप किस्तों की इंतजार करें। एक ये भी आप सुन रहा हूं मैं आ रहा है कि इमरान खान को, मरियम कह रही है अब्बा जी को कि इमरान खान को हम तोशाखाना इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, इसको फिक्र ना करें कि तोशाखाना केस। ये है इलेक्शन कमीशन। हुकूमत पाकिस्तान इतनी ब्लैकमेल हो रही है इस डाटा के ऊपर, अब वो ये डाटा जिन्होंने चोरी किया है उनसे खरीदने के ऊपर गुफ्तगू कर रही है। इसमें शायद बहुत ऐसी गुफ्तगू है जो कि खौफजदा है इस वक्त वज़ीर आज़म और उनकी काबीना कि कहीं वो निकल ना जाए, कहीं वो चली ना जाए, जिसकी वजह से वो इसको खरीदना चाहते हैं। वज़ीर आज़म हाउस से एक जुमला बाहर कैसे किया है और आज वहाँ की ऑडियोस कॉल सामने आ रही हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी, तो मैं तो वज़ीर आज़म को यही कहूँगा कि सख्त हाथ डाले इस मसले पे। में वापस जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हुकूमत जो है उसको एक अर्ली इलेक्शंस का वादा पूरा करना होगा और साइफर की तहकीकात का मामला करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। ऑडियो लीक का मामला, और ये ऑडियो लीक है वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली गुफ्तगू, और ये मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं वो मंजर आम पर आई हैं, जिसमें वफाकी वज़रा की गुफ्तगू भी है, जिसमें मरीम नवाज़ साहिबा की शहबाज शरीफ साहब के साथ गुफ्तगू है, और मुख्तलिफ़ मामलात हैं। अब इस मामले के ऊपर इत्तलात के मुताबिक एक आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई है, क्योंकि ये इंतहाई हसास नौयत का मामला है, सिक्योरिटी ब्रीच है कि अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस में होने वाली गुफ्तगू इस तरीके से रिकॉर्ड की जा सकती है, तो लीक की जा सकती है, तो उसमें फिर नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में होती हैं। और न सिर्फ ये कि ये वज़ीर आज़म हो या कोई भी वज़ीर आज़म हो, ये ओवरऑल एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अगर सियासत के मामले को एक तरफ रख दें और इसमें होने वाली गुफ्तगू को एक तरफ रख दें, तो इस मामले के ऊपर अब इत्तलात ये हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी वो तलब कर रहे हैं। बुध के रोज़ कैबिनेट का इजलास भी होगा, और साथ साथ मुख्तलिफ़ बातें हो रही हैं। जिस तरह आपने फवाद चौधरी साहब से सुना कि 8 GB का डेटा है और ये डार्क वेब पे रखा है और उसकी बोलियां लग रही हैं। अब कम अज़ कम इसकी आला सतह के ऊपर बहुत संजीदा नौयत की तहकीकात होनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि ये मामला है क्या, और इसमें अगर कोई जो मुलव्विस अफराद हैं उनके अज़ाइम क्या है, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अब मंजर आम पे आनी चाहिए। उसके ऊपर संजीदा नौयत की तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए, और इसका मुतालबा किया जा रहा है हर तरफ से, यानी ख़ुद हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग भी कर रहे हैं, और जो अपोजिशन है उसकी तरफ से भी बात आ रही है। दूसरा अहम मामला साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार, जो अब आइंदा चंद दिनों में पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़ज़ाना होंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब ने गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए बता दिया है कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा नवाज़ शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को पेश कर दिया है, और वो बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यहाँ पाकिस्तान पहुँचने के बाद इस्तीफ़ा दे देंगे। इसहाक़ डार साहब जो है वो पाकिस्तान पहुँच रहे हैं, और इसहाक़ डार साहब की आमद के बाद वो न सिर्फ ये कि सेनेट की नशिस्त का हल्फ उठाएंगे, बल्कि वो पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़ज़ाना होंगे। तो इसहाक़ डार साहब के आने से क्या तब्दीली हो जाएगी, मईशत में क्या बेहतरी हो जाएगी, और इसहाक़ डार की वापसी को इमरान खान साहब एक डील का नतीजा करार दे रहे हैं, और वो कहते हैं कि जी ये एक डील के ज़रिए इसहाक़ डार साहब वापस आ रहे हैं। एक और अहम मामला ये कि इमरान खान साहब ने अनाउंस किया था कि वो हफ़्ते के रोज़ से अपनी एहतिजाजी जो कॉल है वो देंगे, जलसे में ऐलान किया, और जब हफ़्ते के रोज़ उन्होंने अनाउंसमेंट करनी थी तो उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि वो अब सरप्राइज़ देंगे। वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं, और जो तैयारी में कमी बेशी रह गई थी, यानी 25 मई वाले लॉन्ग मार्च में, वो अब नहीं होगी। अब वो एक बॉल से 3 विकेटें गिराएंगे। तो इमरान खान साहब ने अपनी ये जो एहतिजाजी तहरीक का मामला है ये क्यों मुअख्खर किया, क्यों ऐलान ना किया, इसके बावजूद कि वो कह चुके थे कि वो ऐलान करने वाले हैं। साथ साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने इस जानिब भी इशारा दिया कि अगर साइफ़र की तहकीकात कर ली जाएँ तो वो असम्बलियों में वापस आने के लिए तैयार हैं। फवाद साहब कहते हैं कि इलेक्शन के मामले पे बात और साइफ़र की तहकीकात, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से
جو بات ہو رہی ہے، جو بیک ڈور مذاکرات اور باتوں کے سلسلے چل رہے ہیں، کیا اس میں یہ معاملہ بھی ہے کہ وہ اسمبلیوں میں واپس آئیں اور واپس آنے کے بعد اس پروسیس کا حصہ بنیں اور پھر ہم اگلے الیکشن کی طرف بڑھیں؟ تمام معاملات پہ گفتگو کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی محترم جناب شیخ فیاض الدین صاحب، مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سینیٹر نعمان وزیر صاحب، اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار محترم جناب زیغم خان صاحب۔ شیخ فیاض صاحب، سب سے پہلے تو یہ پرائم منسٹر ہاؤس کی یہ آڈیو لیکس، یہ معاملہ بہت ہی حساس نوعیت کا ہے، اور اگر پرائم منسٹر کی گفتگو محفوظ نہیں ہے اور وہاں ہونے والی نیشنل انٹرسٹ کی گفتگو جو ہے، سیاسی گفتگو کو میں ایک طرف رکھتا ہوں کہ اس میں کیا باتیں آئیں، تو یہ اس میں کوئی چیز اب تک سامنے آئی ہے؟ کچھ چیزیں ہیں جو ڈسکس ہوئی ہیں، کیونکہ وہاں تو چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی ملتے ہیں پرائم منسٹر سے، انٹیلیجنس کے جو سربراہان ہیں وہ بھی ملتے ہیں، تو یہ معاملہ ہے کیا؟ طارق صاحب، میرے خیال میں یہ انتہائی حساس ترین معاملہ ہے، بلکہ یہ سیکیورٹی رسک ہے، کیونکہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جن سے قومی وحدت اور سیکیورٹی جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ ان کا زیادہ علم فواد چودھری صاحب کو ہوگا، جو یہ بتا رہے ہیں کہ 8 MB کا وہ ڈیٹا بھی ہے اور وہ 8 GB کا ڈیٹا بھی ہے، تو ان کو زیادہ علم ہوگا، اور جب اس کے تحقیقات سامنے آئیں گی تو آپ دیکھ لیجئے گا کسی لاڈلے کا کوئی گرو اس میں شامل ہوگا۔ اتنی بڑی بریچ عام آدمی سے، عام کسی پارٹی سے نہیں ہو سکتی، اس کے پیچھے بہت ہی خفیہ اور مضبوط ہاتھ ہوں گے، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ جلد اس کا راز فاش ہوگا اور جو اس کے مرتکب ہیں وہ کیفر کردار کو پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اس کا دوسری بات جو آپ نے، مقصد کیا ہے شیخ فیاض صاحب؟ آپ کو کیا مقصد نظر آتا ہے؟ مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ پورے ملک میں انسٹیبلٹی پیدا کی جائے، اور لاڈلے کو جب تک حکومت نہیں ملے گی وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، وہ ملک کا نہیں سوچتے، وہ صرف اپنی ذات کا سوچتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ 3-4 مہینے صبر کر لیں تو اگست میں تو الیکشن ہونے ہیں، 3 مہینے پہلے اناؤنس ہو جائے گا تو یہ مئی یا اپریل یا مئی کی بات ہوگی، لیکن وہ صبر نہیں کر سکتے، وہ ہر بات کو اپنی ذات کے پیمانے سے ناپتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ہر صورت میں پرائم منسٹر بنایا جائے، خواہ اس کے لیے غیر آئینی راستہ اختیار کیا جائے۔ وہ آرمی چیف جس کی وہ تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، جو کہتے تھے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جمہوریت پسند جرنیل ہے، انہی کو انہوں نے میر جعفر اور میر صادق کہہ دیا اور کہا کہ نیوٹرل جو ہیں وہ جانور ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب کو، سوچنے والے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ملک کا مفاد کیا ہے۔ ہم نے جو حکومت سنبھالی ہے تو وہ اس لیے نہیں سنبھالی تھی کہ ہمیں سیاست عزیز تھی، ہمیں ریاست عزیز تھی، ہمیں پتا تھا کہ یہ جو کانٹوں کی سیج ہے اس پہ بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں، لیکن اگر یہ حکومت نہ لیتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا، پاکستان کا حال سری لنکا جیسا ہو جاتا، کوئی بھی ملک ہمیں قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے وہ IM کا معاہدہ جو عمران صاحب سائن کر کے گئے تھے، آخری 2 مہینے جب انہیں پتا چلا کہ ان کی حکومت جانے والی ہے تو اس معاہدے سے بیک آؤٹ کر کے آنے والی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر دی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر میں نہیں آؤں گا تو ملک 3 حصوں میں ٹوٹ جائے گا، وہ کہتے ہیں ملک میں ایٹم بم مار دیا جائے گا اگر میں نہیں ہوں گا۔ ایسا بھی کبھی ہوتا ہے؟ پاکستان ہمیں اپنی جان سے، اپنی اس کے ایمان کی طرح عزیز ہے، اس کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے۔ سیاست تو چلتی رہتی ہے، حکومتیں آتی رہتی ہیں، حکومتیں جاتی رہتی ہیں، تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جلد اس کا سد باب بھی کیا جائے گا اور اس کی پردہ کشائی بھی کی جائے گی۔ نعمان صاحب، اب آپ چونکہ آپ فورس سے بھی تعلق رہا ہے آپ کا، پھر سیاست بھی، اور یہ وہ کتنی یہ اس کی امپورٹنس ہے اس طرح سے PM ہاؤس میں ہونے والی گفتگو کا لیک ہو جانا، اس سے قطع نظر کہ وہ کیا آپس میں بات کر رہے ہیں، وہ کوئی کانسپریسی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، نیشنل لیول کے اوپر PM ہاؤس سے PM کی گفتگو اس طرح سے لیک ہونا، پرپس کیا سر آپ کو نظر آتا ہے، اس کی آبجیکٹیوٹی کیا ہے، اور یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ دیکھیں اپنا طارق، جہاں تک اتنا یہ انفارمیشن کا لیک ہونا اور جو ساؤنڈ ریکارڈنگ ہوئی ہوئی اپیرنٹلی سننے میں آیا، ساؤنڈ ریکارڈنگ ہے 8 GB کی ہے، ڈارک ورلڈ پر ڈلا ہوا ہے سارا کچھ، بلکہ آپ کوئی ابھی شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو پتا ہوگا، پتہ ہے کیا، آپ جائیں گوگل پر سرچ کریں، ہٹ کریں، آپ کو اتنے ہٹس مل جائیں گے اس کے اوپر کہ کدھر کیا کیا کہاں کیا پڑا ہوا ہے، ہر آدمی کو پتا ہے، اٹس ایکسیسیبل ٹو ایوری ون، یہ کسی ڈاڈلے کے پاس انفارمیشن نہیں ہے، سب کے پاس ہے، آپ کے پاس بھی اگر آپ اس کو سرچ پر ڈالیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہوتی ہے کہ
अब प्राइम मिनिस्टर हाउस में इतनी मीटिंग हो रही है, बातें हो रही है, और वो सारा रिकॉर्ड कर कर और वो सारा सेव किसने किया, सारा कुछ किया, इट्स अ वेरी सीरियस क्राइम। ठीक। मेरे ख्याल में जो इंक्वायरी कर रहे हैं बिल्कुल सही होनी चाहिए, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, पता करना चाहिए किसने किया, इसके पीछे कौन इंसान है या कौन सा इदारा है। और अगर इस तरह होना, ये तो मतलब एज ए मतलब किसी पार्टी का इशू नहीं है, ये तो नेशनल इशू है कि इसके पता करना चाहिए किस तरह हुआ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से चीज ऐसी हरकत क्यों हुई, और पता करके उसके बाद उसको फॉलो अप करके जिस इंसान ने, जिस आदमी ने पैसे लेकर किया, जो लेकर किया, इमरान खान के घर में एक्सपर्टीज तो दूसरी पार्टियों का है। इमरान खान के घर में रिकॉर्डिंग करने के लिए लोगों को खरीदा गया, नौकरों को पैसा दिया गया, तो ये तजुर्बे और ये प्रोफेशनलिज्म तो एक और पार्टी में है जिसने ये कराया, तो उनसे पूछा जाए जाता। नंबर 3 बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बात जो हो रही थी, आपने कहा उस पर बात ना करें, बात भी है, उस बात तो वो है कि क्या उसने कहा कि जी ये ग्रिड स्टेशन सरकार के खाते में लगा दिए जाए, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हाँ, ये मुनीर साहब को कहा कि हाँ ये लगा दे, उन्होंने कहा जी हम वो कर देंगे। हाँ, उन्होंने ये कहा कि बेशक ये इंडिया से इंपोर्ट जो मशीनरी करना चाहता है पावर प्लांट के लिए, वो हम नहीं ले जाना चाहते हैं, कैबिनेट में या इकोनॉमिक कमेटी में नहीं ले जाना चाहते हैं, वो बात असर की। बात तो ये, उसमें फिर भी उन्होंने एक फेवर किया, अपने सन इन लॉ को, मरियम नवाज के सन इन लॉ को फेवर किया कि उसका जो बना रहा है, सिटी बना रहा है, उसके ऊपर उसके ग्रिड स्टेशन सरकार के खाते से लगाया जा रहा है। सरकार के खाते से क्या, जितने लोग बनाते हैं ऐसे टाउन्स कम्युनिटीज में टाउन्स बनाते हैं, उसमें सारों के अंदर ये होता है, ये इंडिविजुअल खुद पेमेंट करता है। तो यहाँ तो उन्होंने एडमिट किया कि पेमेंट हम सरकार के खाते से कराएंगे। दिस इज ऑल्सो अ वेरी डिसेंट वे ऑफ करप्शन। इन चीजों को भी इंक्वायरी किया जाए, उसको भी इंक्वायरी किया जाए, इसको भी इंक्वायरी किया जाए। ये चीज, और जहां तक इनका ताल्लुक है, जहां तक आपने बात किया कि ये क्या ये निकाह शेख साहब ने कहा हम आए थे मुल्क को बेहतर चलाने के लिए, नहीं। मेरे ख्याल में, बड़े लोगों के ख्याल में, ये तो अपने केसेस साफ करने आए थे। नैब जो एक अदारा था, जो एक बड़ा अच्छा चल रहा था और लोगों की इंक्वायरियां कर कर जो व्हाइट कॉलर क्राइम करने वाले लोग उनको पकड़ता था, उसको तो खत्म कर रख दिया। और आपने प्रोसीजर फॉलो किया, आपके पार्लियामेंट के अंदर आप गए, उसमें आपने एक्ट को चेंज करा दिया, आपका जो प्रोसीजर फॉलो किया, लेकिन प्रोसीजर फॉलो करके क्या मुल्क को नुकसान हुआ ना? कौन सा अदारा रह गया कि अब ये इनके व्हाइट कॉलर क्राइम पर इंक्वायरी किया जाएगा? वही एक अदारा था जो करता था, उसको भी आपने खत्म कर दिया। तो ये बात जो कर रहे हैं शेख साहब, जो बात कर रहे हैं कि मुल्क की बेहतरी के लिए ऐसे अदारे बनने चाहिए जो व्हाइट कॉलर क्राइम, जो पार्टी में, किसी पार्टी में भी हो, उसको पकड़ा जाए, बिजनेसमैन में हो, जिसका भी, उसको पकड़ा जाए। वो अब कोई राय नहीं। वेयर आर वी हेडिंग? हम अपने फ्यूचर जनरेशन को क्या देना चाह रहे हैं कि करप्शन करो, आपके अदारे नहीं आपको पकड़ने के लिए, ये आप बच्चों के लिए फ्यूचर छोड़ना चाह रहे हैं। आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विद इट। ठीक है जैगम साहब, आपका पॉइंट इस मामले के ऊपर ये कि सेलेक्टेड लीक्स हैं, नून लीग कहती है इसमें से क्या निकला, कुछ भी नहीं निकला है। वो दूसरा वो कहते हैं जी सारी कॉन्स्पिरेसी बेनकाब हो गई है। एक तो इसकी इम्पोर्टेंस, और फिर ये सेलेक्टेड लीक्स किस तरह से देखते हैं? तारिक साहब, इस लीक्स के 2 पहलू हैं और ये दोनों लिहाज से अहम है। एक जो मेहमानों ने बात की, दोनों ने, उनसे मैं इत्तफाक करता हूँ, बहुत ही संजीदा बात है कि पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव के हेड के दफ्तर में से, उसके घर में से इस तरह की लीक्स हुई हैं और रिकॉर्डिंग्स हुई हैं। वहाँ कौन रिकॉर्डिंग कर रहा था? उनके जो भी दफ्तर होता है, वो जहाँ पर भी मौजूद होते हैं, IB जो है उसको क्लियर करती है, उसके बाद वही कहाँ मीटिंग करते हैं। हर वक्त उनके दफातर की निगरानी होती है, उनके घर की निगरानी होती है। एक बहुत ही अहम ऑफिस है। फिर दूसरी बात कि जिसने भी ये रिकॉर्डिंग्स की, लगता है वहाँ से लीक हो गई। पाकिस्तानियों ने की या गैर मुल्कियों ने की, ये दोनों अमकान मौजूद हैं कि कोई बैनुल अक़वामी एजेंसी भी हो सकती है और पाकिस्तान के अंदर भी रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो एक अमकान ये है कि जिसने रिकॉर्डिंग की, उससे ये मज़ीद लीक होकर ये चली गई उन गिरोहों के पास जो डार्क वेब पे ऑपरेट करते हैं और इस तरह की इंफॉर्मेशन को सेल करते हैं। तो ह्यूज एम्बैरेसमेंट कि कल एक बाहर के मेहमान किस तरह वजीर आजम से बैठकर तसल्ली से बात करेंगे। रूस का कोई ओहदेदार, चीन का कोई ओहदेदार बात करते हुए सोचेगा कि कहीं ये लीक होकर अमेरिका के पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन वाला को बैठकर सोचेगा बात करते हुए वजीर आजम से कि कल तो ये इन्फॉर्मेशन कहीं रूस के पास और चीन के पास हो जाएगी। तो हमारी पोजीशन बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के हिसाब से कंप्रोमाइज हुई है। इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए और इसकी प्रोब करके बताना चाहिए, हमारी तसल्ली। दूसरी बात, इसके कंटेंट जो है
देखिए कंटेंट बहुत एम्बैरेसिंग है, अगर मुजरिमाना नहीं है तो एम्बैरेसिंग जरूर है मरियम नवाज साहिबा के लिहाज से कि हुकूमत के ओहदे को बिजनेस के साथ कंबाइन करना। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का ये एक शायद मेरी रैंकिंग में तो नंबर 1 मसला है जिससे हमारी मईशत का भी कबाड़ा हुआ है, हमारी जमहूरियत और सियासत का भी कबाड़ा हुआ है, और ये कांस्टेंट है हर हुकूमत में है कि आला तरीन जगहों पर जाकर इस तरह का इन्फ्लुएंस किया जाता है जिससे बिजनेस को फायदा हो। शरीफ खानदान तो 80 से कर रहा है, लेकिन इमरान खान के दौर में भी ये हुआ। नकवी साहब का देखिए, वो जो बाहर से एक बहुत ही मालदार आदमी के पैसे बरतानिया ने भेजे थे वो उसको वापस कर दिए गए। तो ये कांस्टेंट है, इसको भी मेरे ख्याल में देखने की जरूरत है और हमें डिबेट करने की जरूरत है कि हम किसी को इसलिए मुंतखब नहीं करते कि वो इन दफातर में बैठकर अपने कारोबार के बारे में गुफ्तगू करें या अपने कारोबार को बढ़ाने की बात करें। शेख फैयाज साहब, मुझे ये 2 बातों का ज़रा आप जवाब दे दें मैं इससे पहले कि ब्रेक पे जाऊं। एक, जो जैगम साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं और नुमान वज़ीर साहब ने भी किया कि ये एम्बैरेसमेंट है, वो तो पर्सनल फेवर मरियम साहिबा की जो गुफ्तगू है उससे कि जी वो फेवर लेना चाहती हैं और ये गवर्नमेंट ऑफिस को, सरकार के दफ्तर को अपने पर्सनल मकासद के लिए या बेनिफिट के लिए या कारोबार को परवान चढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना, ये प्रूव हो गया इसके अंदर। तारक साहब, मैं ये अर्ज करूंगा, सबसे पहले तो मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा जो नुमान साहब ने कहा है नैब के बारे में। नैब का जो इदारा है वो नैब का जो इदारा है वो एक डिक्टेटर ने बनाया था और वो सियासी इंतकाम के लिए और लोगों को दबाव डालने के लिए बनाया था। और यही आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इदारा इस्तेमाल किया जा रहा है। उसकी मिसाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की लीडरशिप को उठा के देख लें, कोई एक आदमी बता दें जो जेल में ना गया हो। जितनी लीडरशिप है सब जेल भुगती हैं और सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्टों से बाइज्जत तौर पे उनकी जमानतें हुई हैं। तो आप ये चाहते थे कि अब भी जो उस डिक्टेटर के वारिस हैं वो ये चाहते हैं कि इस इदारे को चलाया जाए और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए। आप ये देखें, कोई नैब के खत्म होने से कोई करप्शन के लिए कोई रास्ता तो नहीं खुल गया ना। FIA मौजूद है, अदलिया मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, ये केस खत्म नहीं हुए, लेकिन प्रॉपर कोर्ट्स में जाएंगे। 50 करोड़ से जो नीचे के कम के केस हैं वो तमाम FIA और मुतलका इदारे, FBR हैं या जो भी इदारे हैं वो उन पे इन्वेस्टिगेट करेंगे और किसी को माफी नहीं मिलेगी। और दूसरी बात जो ये कहते थे कि ये उन्होंने कोई अपनी फेवर की है, तो मुझे बता दें कौन सी फेवर की है। शहबाज साहब ने क्लियर कह दिया था कि उनको बता दिया जाए कि ये बैन है, ये नहीं हो सकता। आपने भी सुन लिया होगा कि ये मुआहदा उस वक्त हुआ था जब इंडिया से इंपोर्ट की इजाजत थी और उसके बावजूद इन्होंने उनको, जब हमारी हुकूमत आई तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको इजाजत नहीं दे सकते, आप वो चाइना से मंगा रहे हैं और 1 अरब रुपया ज्यादा लग रहा है। चौधरी मुनीर साहब मेरे जिले से ताल्लुक रखते हैं और इंतहाई मुखय्यर तरीन इंसान है। मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि वहां पे जो शेख ज़ैद हॉस्पिटल है वहां दोपहर और रात का खाना 3000 बंदे हो या 5000 चौधरी मुनीर साहब मुहैया करते हैं। तो अगर वो कोई गैर कानूनी काम करेंगे तो अदालतें खुली हैं, इदारे मौजूद हैं, आप उनको चैलेंज करें। किसी पे कीचड़ उछाल देना या किसी पे गंद उछाल देना ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, सबूत लाइए, अगर उन्होंने कोई फेवर दी है तो आप जरूर पकड़िए उसे। मैं भी आपके साथ हूं, फेवर नहीं मिलनी चाहिए किसी को, और ना वो फेवर मिलेगी ना वो लेंगे, ये मेरा ईमान है। मैं उनको जाती तौर पे जानता हूं, मेरे जिले से उनका ताल्लुक है। तो मैं फेवर मांगी थी प्राइम मिनिस्टर ने, नहीं दी, तो फेवर मांगी तो ठीक है, और वो उनका जी अपने फेवर नहीं मांग, मैं अर्ज करता हूं फेवर नहीं मांगी थी। उन्होंने कहा था कि ये जब हमने इसको मुआहदा किया था तो उस वक्त इंडिया से इजाजत थी इस बात की कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं। आधी मशीनरी आ गई, बाद में बैन लग गया तो उन्होंने इनकार कर दिया कि आप नहीं मंगा सकते। तो ये तो हर बिजनेसमैन का हक है कि वो अपना राइट मांगे। आगे हुकूमत अपनी पॉलिसी के मुताबिक दे सकती है तो देगी, अगर पॉलिसी के मुताबिक नहीं दे सकती और दे दे तो फिर ये क्राइम है, उसको फिर ट्रायल भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हुकूमत ने कोई फेवर नहीं दी उनको। चले मैं एक वक्फा ले लूं नुमान साहब। तो इसहाक डार साहब की वापसी और ये जो मामला है उसके ऊपर जो शोर है कि इसहाक डार साहब के पास क्या जादू की छड़ी है जो घुमाएंगे और मईशत ठीक होगी, वक्फे के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर नुमान वज़ीर साहब, शेख फयाज साहब और जैगम साहब मेरे मेहमान हैं। नुमान साहब, इसहाक डार साहब की वापसी आप कहते हैं डील का नतीजा है, वो कहते हैं जी डार साहब वापस आ रहे हैं और अब जो है ना वो मईशत ठीक करेंगे, उनके तजर्बे से हम फ़ायदा उठा रहे हैं, और वो भी कहते हैं कि जहाँ से चीज़ें छोड़ी थी वहाँ ला के मैं अब ठीक करके दिखाऊँगा। ये क्या मामला
तारिक, सबसे पहले तो मैं जो अपना शेख साहब ने बोला उनके मैं सिर्फ एक रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। अभी मैंने लाहौर के अंदर अपना एक ग्रिड स्टेशन लगाया है, 38 करोड़ रुपए दिए। इसी जो लीक हुई है, ये ऑडियो लीक हुई है, इसके अंदर वो एग्री करते हैं कि वो 38 करोड़ रुपए का तो लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन मैं अपना बताता हूँ 38 करोड़ का लगता है। उसमें कहा कि जी वो उनको सरकार लगा कर दे देगी, तो ये करप्शन नहीं तो और क्या। इसके तो यहाँ तक इसका उसका जवाब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि शेख साहब इसका कोई जवाब दे देंगे। अब जहां तक आ रहा है इसाक डार की बात आपने की, इसाक डार की पॉलिसी थी उन्होंने 100-102 रुपए का डॉलर पकड़ा हुआ था जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। उसके बाद इन्हीं का फीमेल लाइन का आया, मिफ्ता साहब आए और उन्होंने उनको रियल इफेक्टिव एक्सचेंज कहते हैं मार्केट में फ्लोट किया और 126 तक डॉलर चला गया। उसके बाद से लेकर आज तक वही पॉलिसी चलती रही, फ्लोट होता रहा और फ्लोट होते होते ये आपका जो 236 पर या 238 पर परसों था, आज 2 रुपए गिर गया, 236 पर आ गया। ये वही पॉलिसी चल रही है मिफ्ता साहब की, और पीटीआई ने भी चलाई और वो चली। खतरा क्या है? खतरा ये है कि अब आपने जो सारे सख्त काम थे, मुश्किल काम थे, वो तो मिफ्ता साहब से करवा लिए और वो हो गया। वो जो जापान में एक होता था कमाकाजी, वो पायलट जहाज के साथ ही क्रैश कर जाता था, वो आपने उसको कमाकाजी बना दिया मिफ्ता साहब को। अब आ जाएंगे इसाक डार साहब। इसाक डार साहब सबसे खतरनाक हरकत क्या करेंगे? अगर इन्होंने वही एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने की कोशिश की और उसके मार्केट में कर में डॉलर फेंके, जो पहले ये करते थे, वो करके इसको आर्टिफिशियल लो किया, बेशक आपके नेक्स्ट इलेक्शन तक आपका डॉलर भी नीचे आ जाएगा, पॉपुलैरिटी आपकी बेहतर हो जाएगी, लेकिन मुल्क को तबाह कर जाएंगे आप। आपने इसको रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट पर चलाना है। लेकिन उमर साहब ये मुमकिन अभी है, ये जो स्टेट बैंक के ये जो अब लेजिस्लेशन हुई है और उसको आपने अथॉरिटी दी है, उसके बाद ये मुमकिन है कि इसाक डार साहब ये कर सकें? मैं आपको ये बताऊं ना, मुमकिन आजकल सब कुछ है। अच्छा, जो आप बैठे हुए, आपके मेजॉरिटी है पार्लियामेंट के अंदर, ऑपोजिशन कोई है ही नहीं, आप किसी चीज को भी चेंज कर सकते हैं। और मैं आई कैन अश्योर यू, आज मैं आपको बताता हूँ, ये आप देखना, ये इन्होंने इसाक डार ने आकर डॉलर को गिराना है नीचे, जो मुल्क के लिए तबाकुन हो गया फ्यूचर के लिए। जो मिफ्ता चल रहा था पॉलिसी, मैं इनकी पार्टी के आदमी कहता हूँ, वो ठीक चल रहा था। और उसने ये दूसरा इसलिए आकर कहा, जो मेरे ख्याल में मिफ्ता गलत कर रहा था, कि उसने डिस्काउंट रेट को चढ़ा दिया 800%। सितंबर पिछले साल में जो था उससे 8% ज्यादा कर दिया, 800 बेसिक पॉइंट को ज्यादा किया। उसकी वजह से ग्रोथ इकोनॉमी में रुक गई, ग्रोथ रुकी। अब ये क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इसाक डार आकर ये करेंगे कि ये डिस्काउंट रेट को नीचे करेगा, डिस्काउंट रेट को नीचे कर ये इकोनॉमी को रिवाइव करेगा, ग्रोथ की तरफ लाने के लिए। वो अगर करता है तो आई थिंक दैट विल बी नेशनल इंटरेस्ट में होगा। लेकिन जहां तक अगर डॉलर को ही करता है, वो खतरनाक होगा। हाँ, एक और हरकत जो खतरनाक हो सकती है जो करेंगे, जैसे अभी IMF के साथ भी, मुल्क के मफाद में भी है कि आप सेल टैक्स भी लगाएं, पेट्रोल के ऊपर सेल टैक्स, डीजल पर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर सेल टैक्स भी लगाएं, और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो आपने कहा था 20 रुपए तक जाएगी लीटर के ऊपर, वो भी लगाएं। इसाक डार उसको अगर वापस करेगा, चीप पॉपुलैरिटी के लिए ये चीजें हरकतें करेंगे कि अगले इलेक्शन में इलेक्शन जीते। ये सारी चीप पॉपुलैरिटी है। ये जो पार्टी वाला, जिस पार्टी वाला जो हरकतें करेगा ना, वो मुल्क का, वो हमारी फ्यूचर जनरेशन की, हमारे बच्चों का वो फ्यूचर तबाह कर रहेगा इस तरह। लेकिन तो ये इकोनॉमी हमारा इतना वेट, जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उतनी फ्लेक्सिबल हमारी इकोनॉमी इतना बर्डन उठा सकती है इन हालात के अंदर? नहीं उठा सकती। आपने जो स्टेप्स लेने, ये आप ये 4-5-6 महीने तक ये बोर्ड उठाएगा। आप इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, पैसा बाहर से भी आएगा और भी आप कर्जों में डूबते जाएंगे, कर्जों में डूबते ये होगा। ये आप अपना एक इलेक्शन देखे ना, हमारे इन पार्टीज के अंदर कोई स्टेट्समैन नहीं है, ये सब इलेक्शन को देखते हैं, मैं इलेक्शन कैसे जीत जाऊं, बाकी फ्यूचर बच्चों का जनरेशन जाए, ठीक उसकी बेड़ागर्क हो जाए। लेकिन आप इलेक्शन जीतने के लिए चीप पॉपुलैरिटी हरकतें करेंगे, और इसाक डार को डर में ये कि यही हरकतें करेगा। ठीक है, बिल्कुल। ज़ैगम साहब, मुझे अगर इजाज़त दें तो मैं पहले शेख फयाज साहब से इस पे राय ले लूं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं ताकि आप जानिबदाराना राय दे सके। शेख साहब, नुमान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू, वो कहते हैं जी ये अब जो मुश्किल फैसले थे वो तो मिफ्ता ने कर दिए, अब जो कोई चीज़ें वो क्रेडिट लेने के लिए आएंगे और इस तरह के स्टेप उठाएंगे जिससे शायद आपको कोई सियासी फ़ायदा हो जाए, पॉपुलैरिटी मिल जाए, लेकिन पाकिस्तान की मईशत वो बोझ नहीं सहार सकती।
मैं सबसे पहले तो मोहतरम सेनेटर साहब की इस बात का जवाब दूंगा कि गैर कानूनी तौर पर 38 करोड़ रुपए का वो ग्रेड स्टेशन बनाना चाहते हैं। गागे की बात ना करें, जब बनाएगा फिर बात कीजिएगा कि हुकूमत ने उनको दे दिया है। कानून में गुंजाइश होगी तो जरूर बनाया जाएगा, नहीं होगी तो अब मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि शहबाज शरीफ साहब कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी उन्हें कानून इजाजत न दे। हाँ, अलबत्ता मैं इनको ये याद दिला देता हूं कि जैसे इमरान खान साहब आए थे तो 5 अरब की सब्सिडी उन्होंने अपने प्यारों को दी थी चीनी पे, आपको याद होगा। और चीनी तो यहाँ से एक्सपोर्ट हो गई थी, 5 अरब रुपए भी दिए थे और फिर अवाम को 50 रुपए वाली चीनी वही 120 रुपए में लेनी पड़ी थी। ये है करप्शन। जिस दिन वो गैर कानूनी तौर पे ग्रेड स्टेशन बन जाए फिर बताइएगा। उन्होंने कहा जी मिफ्ता ने बड़े अहम फैसले किए, ना मिफ्ता ने कोई फैसले करने हैं ना इसाक डार साहब ने करने, फैसले हुकूमत के हैं, क्रेडिट हुकूमत को जाएगा, जो भी होगा वो हुकूमत का क्रेडिट होगा। और ये इसाक साहब की आप देखें वो अभी आए नहीं, लेकिन ओपन मार्केट में डॉलर आज 6 रुपए गिरा है, 6 रुपए 20 पैसे गिरा है, ये सलामी है उनकी आने की। तो ये बातें उन्होंने बहुत अच्छी की हैं, मैं उनकी तायद करता हूं कि कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हो। अगर मुश्किल फैसले मुस्लिम लीग की हुकूमत ने लिए हैं तो मुल्क के मफाद में लिए हैं। उन्होंने रियासत को बचाते हुए सियासत को दांव पे लगा दिया है। ये आम आदमी कोई नहीं कर सकता, वही कर सकता है जिसको पाकिस्तान का दर्द हो, जिसे पाकिस्तान की मोहब्बत हो। ये वही इमरान खान साहब हैं जो जाते हुए 10 रुपए लीटर पेट्रोल और 5 रुपए यूनिट बिजली घटा गए थे और वो सारा बोझ जो है खजाने पे पड़ा था। आप देखते जाइएगा, इंशाअल्लाह नीयत ठीक हो तो खुदा की मदद भी शामिल हाल होती है। नीयत की बात होती है, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। और पाकिस्तान को हमने डिफॉल्ट से तो बचा लिया है, अब इंशाअल्लाह माशियत को भी बहाली की राह पे ले जाएंगे। लेकिन मिफ्ता साहब को जब हटाया, जब आप कहते थे चेंज हुआ, 5 महीने बाद आपने मिफ्ता को तब्दील कर दिया, मिफ्ता की परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं है या इसहाक डार साहब को आप मिफ्ता से ज़्यादा समझदार, तजर्बाकार और समझते हैं, किस वजह से ये सब कुछ? बात यह है कि मिफ्ता साहब हों या इसहाक डार साहब हों, वो हुकूमत की माशी टीम का हिस्सा है और ये फैसला वहाँ लीडरों ने करना होता है कि किसको किस वक्त कहाँ पे फिट करना है। मुनासिब समझा गया है तो इसहाक डार साहब आ रहे हैं, कोई इसमें गैर कानूनी बात है तो बता दें, अगर इसमें कोई सुकम है तो बता दें। अगर वो आ रहे हैं और जी जितनी गैर कानूनी चीजें वो जो कोर्ट वोट थी वो तो सारे मामला तो उनके सेटल हो गए। अब उन्होंने वो एहतसाब अदालत से भी उनका मामला सेटल हो गया, चीजें हुए। इसी वजह से इमरान साहब कहते हैं ये किसी डील का नतीजा है। ये कहाँ हुई है डील? वो ये कहना चाहते हैं कि अदालतें भी उस डील में शामिल हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि उनके दौर में जितने झूठे मुकदमात बनाए गए हैं वो इंशाअल्लाह कागज के पुर्जों की तरह हवा में उठते चले जाएंगे। आप देखेंगे कोई भी ज़ैगम साहब, इसहाक डार साहब का मामला जी देखिए, इसहाक डार साहब से जहां तक नैब का ताल्लुक है तो उनके साथ इंतहाई ज्यादती हुई थी। ठीक, उन पर जो केस है उसके ग्राउंड्स बहुत ही वीक हैं। ठीक, और इंसाफ लेना उनका हक था और अब मेरा ख्याल है थोड़ा सा जो ग्राउंड है वो बराबर है, हमवार है सतह, वो आकर इंसाफ ले सकते हैं, ये उनका हक है। दूसरी बात कि क्या इस वक्त ये मुनासिब है कि वज़ीर ख़जाना को बदला जाए और इसहाक डार साहब को लगाया जाए? ठीक, मेरे ख्याल में जिस तरीके से पाकिस्तान 1 साल से भी कम दे रहा है एक वज़ीर ख़जाना को, इसका मतलब है कि ना इमरान खान साहब को कोई क्लू था मईशत का और वो भी समझ रहे थे कि सिर्फ वज़ीर ख़जाना को बदल कर मईशत बदल देंगे। वही काम मुस्लिम लीग नवाज करने लगी है और मुस्लिम लीग नवाज तो एक और भी तरह से ज्यादती कर रही है। और खैर इमरान खान ने भी उस लिहाज से की कि मिफ्ताह इस्माइल को एक स्केप गोट बना रही है। वो सख्त काम जो ठीक कहा गया कि अपने वो हुकूमत के फैसले थे, उसकी नुमाइंदगी मिफ्ताह कर रहे थे, लेकिन जाहिर है मिफ्ताह बीइंग द टीम लीडर इन फाइनेंस तो उसमें पॉलिसी बना भी रहे थे, वो अपनी पॉलिसी को डिफेंड भी कर रहे थे और ये पॉलिसियां इंतहाई जरूरी थी। इसके बगैर हम तसव्वुर नहीं कर सकते आज पाकिस्तान की मईशत किस हाल में होती अगर ये स्टेप्स ना लिए जाते। और उस वक्त जो इसहाक डार साहब बाहर बैठकर मशवरे दे रहे थे वो बिल्कुल गलत मशवरे थे और उन मशवरों से शायद कोई सियासी वक्ती फायदा तो जरूर होता, लेकिन हमारी मईशत जो है वो बहुत ज्यादा मसाइल में घिर जाती। मिफ्ताह साहब ना सिर्फ एक इंतहाई तालीम याफ्ता आदमी है, वो इकोनॉमिस्ट भी हैं। देखिए जो इसहाक डार साहब हैं पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के एक्सपर्ट जरूर हैं लेकिन इकोनॉमिस्ट नहीं। लेकिन जो पॉपुलर फैसलों की बात कर रहे हैं ज़ैगम साहब, नोमान साहब ने कहा कि पॉपुलर फैसले अब लेने इसहाक डार साहब ने, जो जिसका जो वो पॉलिटिकल माइलेज लेंगे वो मुतहम्मिल हम हो नहीं सकते।
आपने बिल्कुल ठीक कह दिया। आप मुझे बताइए, पॉपुलर फैसले लेने के लिए आपको फिस्कल स्पेस चाहिए ना, जी ठीक बात। जेब में कुछ चार आने चाहिए ना। पिछला जो आपका साल गुजरा है 5,500 अरब रुपए का आपका बजट डेफिसिट है। ठीक बात। बजट में खजाना आपकी ये हालत हो कि 5,500 अरब का आपका बजट डेफिसिट हो, और उस पर जिस तरह इमरान खान साहब सब्सिडी दे रहे थे पेट्रोल की, कहाँ से दे रहे थे? उधार ले लेकर आप सब्सिडी देंगे। अब तक उधार आपको देने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा जी हमने जो चूंकि रेवेन्यू था वो 6,100 कर दिया था, इस वजह से हमने सब्सिडी दी। वो तो लॉजिक है। अगर रेवेन्यू 1,000 उन्होंने बढ़ा दिया था तो फिर वो बताएं बजट डेफिसिट क्यों तारीखी हो गया? ठीक बात। फिर करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों तारीखी था? ना वो अफोर्ड कर सकते थे, ना ये हुकूमत अफोर्ड कर सकती है। हाँ, इस तरह की पॉलिसीज बनाने की जरूरत है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। जो इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है उसकी वजह से गरीबों को बहुत हिट पड़ रही है। पॉलिसी बेहतर बनाने की गुंजाइश जरूर है। और जो काम इन्होंने नहीं किया, टैक्स लेने की जरूरत है। दुकानदारों से टैक्स लेने से ये भाग गए। वो तो बस ऐसा पॉलिटिकल इशू होता है, ये भी चले गए। ये इन्होंने भी कुछ चीजें इनिशिएट की, वो भी चले गए। शब्बर जैदी साहब ने इनिशिएट की, वो की। ये कौम देना ही नहीं चाहती जैगम साहब। बड़ी बदकिस्मती की बात ये है कि हमारे लोग जो है ना वो अपने ऊपर किसी किस्म की पाबंदी लगवाना नहीं चाहते, अनफॉर्चुनेटली। तारिक साहब, अगर रियासत ना लेना चाहे तो कोई भी नहीं देता। ये इधर जिस पे हाथ रखते हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कुछ हो, जिस पे हाथ रखते हैं वो कहते हैं नहीं जी हमारी आज़ादी और हमारी चीज़ें खतरे में। मैं वक्फा ले लूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो नोमान साहब से बात करेंगे, प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। नोमान साहब, ये इसहाक डार साहब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि डील के जरिए आ रहे हैं। ये डील क्या हो सकती है, किससे हो सकती है डील, ये क्या मामला है? ना ये इतने केसेस थे उनके ऊपर और वारंट्स भी इशू हुए थे, सारा कुछ हुआ था। सडनली ओवर पैसेज ऑफ वेरी कुछ महीनों के अंदर वो सारे कुछ खत्म कर दिए गए और वो आ रहे हैं वापस यहाँ और आकर फाइनेंस मिनिस्टर लग रहे हैं निकाल कर। तो नेचुरली एक आदमी के दिमाग में यही ख्याल आता है कि कहीं कोई पेनल्टी, सर्कमस्टांशियल एविडेंस तो यही है ना कि ये कोई डील अंडरस्टैंडिंग हुई है। अंडरस्टैंडिंग इदारों के बीच में, लोगों के बीच में, उनके बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग है, इनको लाया जा रहा है। और लाकर इन्होंने क्या लाकर करना क्या है? इन्होंने वही कर रहा है ना, अपनी PMLN की एक चीप पॉपुलैरिटी बनाने के लिए आपने ऐसे स्टेप्स लेने जो मुल्क में मुफाद में नहीं है। अब एक और मामला नोमान साहब के ये, अब एक आप उसको रूमर कह लें, हकीकत कह लें कि ये एक तासुर था कि इदारे इसहाक डार साहब से खुश नहीं थे, एक डिस्टेंस पे थे, तो वो दूरी खत्म हो गई है। पहले ठीक थे, अब ठीक है, ये क्या मामला है? नहीं, मैं इस पर तारिक साहब, मैं इस पर मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में, मैं कोई कमेंट इस पर नहीं कर सकता। अच्छा नोमान साहब, अब ये एक चीज़ और के PTI कंफ्यूज है कि क्या वो असेंबली में आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते। कभी वो कहते हैं जी किसी सूरत वापस नहीं आएंगे, कभी कहते हैं साइफर की तहकीकात कर लें तो आ जाएंगे, इलेक्शन पे बात कर लें तो आ जाएंगे। तो ये क्लैरिटी क्यों नहीं है? ये कोई बैकडोर नेगोशिएशन होते हैं, उसमें कोई चीज़ खड़ी होती है तो पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होता है, वो कुछ चीज़ पीछे चली जाती है, पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो जाता है। देखिए, यहाँ तक बात है जैसे अभी ये ऑडियो लीक से हुई है जी, इस ऑडियो लीक पर इंक्वायरी हो रही है, तो बिल्कुल सही बात है, नेशनल इंटरेस्ट में होनी चाहिए। अगर वो साइफर का जो था वो किसने हुआ, क्या आया, वो लीक किस तरह हुआ, क्या बातें थी, उसकी भी इंक्वायरी करनी चाहिए। उसके बैकग्राउंड में था कौन क्या, कोई मुल्क, किसी बाहर के मुल्क की, अमेरिकन की इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं थी, यहाँ पाकिस्तान में कौन से इदारे पीछे इन्वॉल्व थे, ये सारा कुछ देखना है, देखकर उसके बाद फिर करना है। लेकिन मैं एक बात आपको ये तारिक साहब आपको क्लियर कर दूं इसके अंदर, अभी जो देखे ना, अब आपकी मईशत का आलम ये, आप मईशत पर पहले बात करें, मैं इस पर 2 पॉइंट्स आपको बोलना चाहता हूँ और मैं एक साहब से व्यू भी लेना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर आपका $3 बिलियन का IT का एक्सपोर्ट है। इंडिया में आपको पता है कितना है? 140 अरब का। पाकिस्तान में 3 अरब, उधर 140 अरब। यहाँ PTI वाले ने बनाया STZA बनाया, वो जो बनाया ये टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर का स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी बनाई, जिसके अंदर उन्होंने ये टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह कर दी। वो जो ही हुकूमत गई वो अदारा भी खत्म कर दिया आपने। आप 140 अरब का जो इंडिया करता है, पाकिस्तान कुछ नहीं, तो उसका एक 6वां हिस्सा भी करे ना तो वो भी सब्सटेंशियल अमाउंट बन जाएगा, कोई 60 अरब 20-25 अरब बन जाएगा। अभी 3 अरब में उसको खत्म कर दिया। अभी ग्रोथ हो नहीं रही है, मईशत में ग्रोथ है नहीं,
ग्रोथ के लिए डिस्काउंट रेट ज्यादा किया। दो ग्रोथ जो इन्फ्लेशन जो है दो चीजों से होती है, एक कॉस्ट बेस होती है, चीजें हर चीज महंगी, डॉलर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो, रॉ मटेरियल महंगा, उससे इन्फ्लेशन होती है। एक इन्फ्लेशन होती है डिमांड बेस्ड। ये पाकिस्तान में डिमांड बहुत है, चीजों की डिमांड है तो उसके लिए शॉर्टेज होनी शुरू होगी और इन्फ्लेशन होगी। पाकिस्तान में डिमांड बेस्ड इन्फ्लेशन नहीं है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। ये चीजें महंगी होगी, इनपुट सारा महंगा हो गया। इसके असर आपने करेक्टिव मेजर मिफ्ता साहब ने जो किया, गलत किया। वो किया, उसने डिस्काउंट रेट ज्यादा कर दिया, बैंक से मार्केट इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर दिया कि लोग पैसे ना लें। भाई पैसे क्या ना ले, पहले लोगों के पास कारोबार के लिए पैसे क्या जो थोड़े बहुत लेकर कर रहे थे वो भी हट गए। तो ग्रोथ जो था ना 6.1 की प्रेडिक्टेड थी, वो अभी प्रेडिक्टेड नेगेटिव की है। लास्ट मंथ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर नेगेटिव ग्रोथ हुई है। अगर ये नेगेटिव ग्रोथ हुई, इसके तो बेरोजगारी कितनी आ जाएगी। ये स्कूल ऑफ थॉट है नुमान साहब, डिबेट लंबी हो जाएगी। ये आपकी गवर्नमेंट में भी था कि ये स्कूल ऑफ थॉट के जी आप ये ज़्यादा कर दें इंटरेस्ट रेट तो उसके नतीजे में इन्फ्लेशन कम हो जाएंगे। हमारे डायनामिक्स ज़रा डिफरेंट हैं, वेस्ट के डिफरेंट हैं, मगर ये स्कूल ऑफ थॉट जब हावी होता है तो इसी तरीके की चीज़ हो जाती है। लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट ने तो डिस्काउंट रेट कम किया जी, और उस वक्त ग्रोथ भी उसकी वजह से आई। अभी भी अगर आप डिस्काउंट रेट, बैंक का इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो ग्रोथ आएगी। और मैं तो ये अपना फयाज शेख साहब बैठे हुए, इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बात करें, जब दार साहब आते हैं तो उसको बताएं कि यार ग्रोथ, प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, वरना तो लोग रोजगार से निकलना शुरू हो जाएंगे। और स्पेशली गरीब आदमी जो ब्लू कॉलर्ड है उसको रोजगार देना है आपने। शेख साहब ये पहले तो नुमान साहब की बात पे कि यार ये इस तरीके की जो अगर बिजनेसमैन को, सरमायाकार को इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे आप वो करेंगे, कहाँ वो इन्वेस्टमेंट करेगा, कैसे होगा? तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा सेनेटर साहब को कि बहुत ही मोहतरम है, ये सारा जो बला है गले में हमारी आपकी हुकूमत ने डाली थी। अब तो डल गई, अब आपने निकालना है। मुझे अर्ज करने दीजिए कि स्टेट बैंकों को इंडिपेंडेंट कर गए थे। ये ना मिफ्ता के बस में है, ना इसाक डार साहब के बस में है कि डिस्काउंट रेट को वो कंट्रोल करें। ये स्टेट बैंक ने करना है, और स्टेट बैंक को जो खुद मुख्तियारी दी है वो IMF के कहने पे इमरान खान साहब ने दी थी। बदकिस्मती तो हमारी ये है कि अगर हम कोई स्टेप माशियत को ठीक करने के लिए उठाते हैं तो हम कहते हैं ये अवाम दुश्मन है, और अगर हम कोई फैसिलिटीज देने की तरफ आते हैं तो ये कहते हैं कि ये चीज पॉपुलरिटी के लिए कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमें माशियत में पार्टीइज्म से उठ के सोचना चाहिए कि मुल्क की बका किस में है, माशियत को किस तरह बेहतर किया जा सकता है। और इस पे आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन कहा था कि आइए हम मिसा के माशियत करते हैं, बैठ के इस तय करते हैं कि मुल्क को किस तरह से आगे चलाना है। तो बात तो यह है कि हमें मुल्क का मफाद इस मामले में सोचना चाहिए। दूसरी साइफर वाली बात की उन्होंने, साइफर की तहकीकात करा दें, हम असम्बलियों में वापस आ जाते हैं, अनाउंस कर दें। मैं अर्ज कर देता हूं उन्होंने हर वो यू टर्न लेना है, हर वो बात से अपने पलटना है जो उन्होंने पहले कही थी। उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, माफी मांगी। नियो के प्रोग्राम में मैंने कहा था, उस वक्त मेरे साथ वहां पे बसरा साहब थे, उन्होंने कहा माफी नहीं मांगेंगे। मैं कहा आप लिख लें ये माफी मांगेंगे। हर वो बात जो कहते हैं वो उससे उनका हम लोटे नहीं लेंगे। आज पार्टी में देख लें कितने लोटे बैठे हैं। वो कहते थे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज इलाही है, आज वो सबसे बड़ा डाकू जो है वो पंजाब का वजीर आला है। वो कहते थे ये जो MQM है ये दहशतगर्द जमात है, इसके खिलाफ लंदन में मुकदमा करने गए थे, और जब वजारतों में लिया तो उन्होंने कहा ये बड़े नफीस लोग हैं। तो हर अपने थूका उन्होंने चाटना है, वो हर वो बात जो उन्होंने कही है उनसे उन्होंने पलटना है। अब ये भी देख लीजिएगा कि अगर हुकूमत की तरफ से जरा सी हौसला अफजाई हुई जो होनी चाहिए, वो असेंबली में भी आएंगे, वो असेंबली में भी आएंगे। आप चाहते हैं असेंबली में आए? बाकी मेरी तो ख्वाहिश है आए, आके अपना रोल अदा करें। लोगों ने उनको इसीलिए वोट दिए। कितने माह बाकी हैं इलेक्शन में, महीनों की बात है, अब सालों की बात नहीं है। जैगम साहब, ये अनाउंसमेंट इमरान खान साहब कर रहे थे कि जी मैं अनाउंस करूंगा हफ्ते वाले रोज कॉल का, फिर नहीं किया, ये क्या स्ट्रेटेजी नजर आती है सर आपको? देखिए, ये जो कॉल है, अगर वो दोबारा से कॉल करते हैं और दोबारा से फेल होते हैं जिस तरह 25 मई को हुआ था, तो इससे उनका जो मोमेंटम है वो बहुत ख़राब हो जाएगा। और जो इस वक्त एक इम्प्रेशन बना है कि वो बहुत ही पॉपुलर हैं और लोग उनके साथ हैं, ख़ास तौर पे पंजाब के इलेक्शंस के बाद, ये इमेज भी डेंट होगा। इसलिए इस तरह का इंतहाई इकदाम वो उठाने से पहले बहुत सोचेंगे, क्योंकि सिर्फ इस्लामाबाद पर यलगार करने से तो हुकूमत तो ये अनाउंस ही नहीं करना चाहिए था कि हफ्ते को मैं एहतिजाजी कॉल दे रहा हूँ, फिर इसकी क्या ज़रूरत थी? ये तो देखिए, इमरान खान इस तरह कहते रहते हैं और डेट्स आगे भी करते रहते हैं। इस तरह से कम से कम एक दबाव तो मुसलसल बरकरार रहता है, वो एक दबाव रखना चाह रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान यू टर्न भी लेते रहते हैं और वो पॉलिसी को भी देखते रहते हैं कि हालात क्या हैं, तो उसके मुताबिक किस तरह से
हालात को बदला जाए, ठीक। क्योंकि इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन मुजाहरों से और सिर्फ इस्लामाबाद के मुहासरे से तो नहीं मिलेंगे। और अगर यहाँ पे विफाकी पुलिस को रेंजर्स वगैरह की सहूलत हासिल हो गई जो एक हुकूमत को होनी चाहिए, फिर तो बहुत ही मुश्किल है कि वो इस्लामाबाद आकर कुछ इस तरह का दबाव डाल सकें कि हुकूमत बदल जाए। नुमान वजीर साहब, शेख फयाज साहब, जैगम साहब, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।